हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एग्ज़ाम गौरव सर पे। जैसा कि हमने प्राचीन इतिहास में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में ब्रिटिश काल में पंचायती राज व्यवस्था कैसी थी, अर्थात ब्रिटिश काल में स्थानीय स्वशासन का क्या उपबंध था। आइए उसको हम देखते हैं। स्थानीय स्वशासन की दिशा में सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया था 1793 में। स्थानीय स्वशासन की दिशा में सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया था 1793 में। जैसा कि आपको बता दें कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता था। आगे भी वीडियो में हम देखेंगे। ब्रिटिश शासन 1857 की क्रांति के बाद 1864 सरकार का प्रस्ताव स्थानीय स्वशासन को मान्यता। 1870 में लॉर्ड मेयो ने प्रस्ताव लाया और कहा कि स्थानीय निकायों को मान्यता दी जाए। 1870 में लॉर्ड मेयो ने प्रस्ताव लाया था और कहा था कि स्थानीय निकायों को मान्यता दी जाए, न कि जो है 1870 में स्थानीय निकायों को मान्यता प्रदान की गई। 1882 में लॉर्ड रिपन ने, जो कि स्थानीय स्वशासन के जनक कहे जाते हैं, स्थानीय निकायों को शक्तिशाली बनाया जाए। इन्होंने 3 स्तर पर जो है स्थानीय स्वशासन को बांटा। जिला स्तर पर जिला बोर्ड, तालुका पे तालुका बोर्ड, इन्होंने 2 स्तर पर जो है स्थानीय निकायों को शक्तियों को 2 प्रकार से विभाजित किया। जिला स्तर पर जिला बोर्ड, तालुका पर तालुका बोर्ड। इसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसने प्रस्तुत किया, तो लॉर्ड रिपन ने। फिर आता है 1919 में भारतीय शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम ने स्पष्ट किया कि भारत में स्वशासित संस्थानों का केवल क्रमिक विकास होगा। प्रांतों में द्वैत शासन। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। पहला संरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय। संरक्षित विषय में जो भी निर्णय लेना था उसको गवर्नर और परिषद मिलकर के, परिषद का उपबंध 1882 अधिनियम में किया गया। 1861 अधिनियम में उपबंध किया गया। और दूसरा था हस्तांतरित विषय, जिसका निर्णय गवर्नर एवं भारतीय मंत्री द्वारा लिया जाता था। संरक्षित विषय में गवर्नर होते थे तथा गवर्नर की सहायता के लिए उनकी परिषद होती थी। परिषद में कुछ सदस्य होते थे जो कि संरक्षित विषयों पर निर्णय देते थे। हस्तांतरित विषयों का निर्णय गवर्नर प्लस भारतीय मंत्री मिलकर, इसी में स्थानीय स्वशासन के विषय को रखा गया था। फिर आता है 1935 का शासन अधिनियम। 1935 का जो अधिनियम आया, यह अधिनियम बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण था। 1935 के अधिनियम में संविधान में भी कई संवैधानिक उपबंध लिए गए हैं, जैसे कि आपातकालीन व्यवस्था, ये यहीं से लिया गया है। और राज्यपाल का कार्यालय 1935 के अधिनियम से लिया गया है। वो राज्य व्यवस्था का पार्ट है, उसे अलग वीडियो में देखा जाएगा। तो 1935 का भारतीय शासन अधिनियम था। उन्होंने स्थानीय स्वशासन में क्या उपबंध किया, जो 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था, उसे समाप्त कर दिया गया और उन्हें स्वायत्तता प्रदान की गई। आरक्षित और हस्तांतरित विषयों को समाप्त कर दिया गया। अब स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची में रखा गया। पहले क्या था कि वो एक प्रकार से समवर्ती सूची था, जिसमें 2 प्रकार के जो है द्वैत शासन के द्वारा 2 लोगों के द्वारा नियंत्रित किया। जैसे समवर्ती सूची में इस समय केंद्र तथा राज्य दोनों लोग नियम बना सकते हैं, लेकिन प्रभावी केंद्र होता है। उसी प्रकार 1919 के अधिनियम में उपबंध किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज व्यवस्था कैसी थी, आइए इसको देखते हैं। जैसा कि हमने परंपरागत पंचायतें, ग्राम पंचायत अधिकारी के सिलेबस में परंपरागत पंचायतें दिया हो, उसको हमने कवर कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज व्यवस्था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पंचायती राज व्यवस्था के लिए क्या क्या उपबंध किए गए, आइए उसे क्रम से देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 246 के माध्यम से स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधान
संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। चूँकि अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है और नीति निर्देशक सिद्धांत बाध्यकारी सिद्धांत नहीं होता है, इसलिए पूरे देश में इन निकायों के लिए सार्वभौमिक या एक समान संरचना का अभाव रहता है। संविधान सभा में स्थानीय स्वशासन को लेकर के स्थानीय स्वशासन की संरचना के संबंध में दो खेमे हो गए जब स्थानीय स्वशासन की बात आई। पहला स्थानीय स्वशासन के पक्षधर, दूसरा स्थानीय स्वशासन के विरोधी। स्थानीय स्वशासन के जो पक्षधर थे महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, जबकि स्थानीय स्वशासन के विरोधी पक्षधर में भीमराव अम्बेडकर। अब आप सोचेंगे कि भीमराव अम्बेडकर ऐसा क्यों करते थे? चूँकि तत्कालीन समय में काफ़ी बड़े वर्ग के लोगों का वर्चस्व था, तो उनका मानना था कि यही लोग का ही स्थानीय स्वशासन में सर्वाधिक भागीदारी होगा, तो पिछड़े वर्ग लोग वैसे ही रह जाएंगे, इसलिए वो स्थानीय स्वशासन के विरोधी थे। स्थानीय स्वशासन पुरुषवादी व जातवादी सामाजिक ढांचे का निर्माण करेगा। भीमराव अम्बेडकर का कहना था कि स्थानीय स्वशासन पुरुषवादी व जातवादी सामाजिक का ढांचे का निर्माण करेगा। अंततः संविधान सभा ने स्थानीय स्वशासन को नीति निर्देशक में शामिल किया तथा अनुच्छेद 243 में भी स्थानीय स्वशासन के विषय में उपबंध किया गया है। बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। अब स्थानीय स्वशासन को उपबंध करने के लिए, उसकी व्यवस्था करने के लिए विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया गया। भारत में पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियां पंचायती राज व्यवस्था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में अत्यंत महत्वपूर्ण ये समितियां होती हैं। उनका सन पूछा जाता है और मिलान करने के लिए दिया जाता है। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में निम्न सुझाव दिए। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उपबंध किया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति व जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना करने का उपबंध दिया। इन्होंने 3 स्तरीय शासन व्यवस्था का सुझाव दिया। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार की। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया। 11 अक्टूबर 1958 को आंध्र प्रदेश के 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले के साद नगर विकास खंड में भी इसे शुरू किया गया। फिर इसके बाद आता है अशोक मेहता समिति 1977 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1978 में। ये 1977 में अशोक मेहता समिति के समय जनता पार्टी की सरकार थी। अक्सर एग्जाम में दे भी देता है कि वो तत्कालीन समय में किसकी सरकार थी। पंचायत व्यवस्था हेतु द्विस्तरीय मॉडल, इन्होंने पंचायत व्यवस्था हेतु द्विस्तरीय मॉडल का उपबंध के सुझाव दिए। पहले स्तर पर मंडल पंचायत, दूसरे स्तर पर जिला परिषद। पंचायतों के चुनाव, इन्होंने द्विस्तरीय समिति का सुझाव दिया। इसके बाद अन्य इनके सुझाव थे। पंचायत के चुनाव दलगत आधार पर, अर्थात जिस प्रकार नगर निगम के चुनाव एक दल के टिकट पर लड़ा जाता है, उसी प्रकार इनका सुझाव था कि पंचायत के चुनाव दलगत आधार पर होना चाहिए। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, ये महत्वपूर्ण होता है। इन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। आगे की प्रमुख समितियों के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी इसी तरह की वीडियो इसी PDF माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें, अन्यथा नहीं।